हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं 20 जनवरी का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम सीडीपी के 15 क्वेश्चंस को देख चुके थे अपने लास्ट वीडियो में एंड नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस को हम अभी देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, हाशिए पर स्थित समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का व्यवहार दृष्टिकोण किस तरीके से दृष्टिकोण होना चाहिए। उन्हें अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थहीन मानना चाहिए, बिल्कुल गलत। उन्हें मान देना चाहिए, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए। उन्हें नकार देना चाहिए, ये भी गलत है। उन्हें दूसरे समूह के विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान से कमतर आंकना चाहिए, ये भी गलत है। देखिए, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हाशिए पर स्थित समूह से आने वाले विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति उसे मान देना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए, इस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए तथा उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में प्रासंगिक मानना चाहिए, उसे स्वीकार करना चाहिए और अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में सहजता से शामिल करना चाहिए। उसके व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ग्रहण करके सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान से महत्वपूर्ण समझना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा, हालांकि स्वलीनता से जूझते विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती महसूस करते हैं, फिर भी उनमें समानता का सामर्थ्य होता है। देखिए, बारीक जानकारी पर ध्यान देने, प्रभावशाली संप्रेषण, यहाँ पे संज्ञानात्मक नम्यता या फिर सामाजिक परिस्थितियों को सटीक रूप से समझने। तो देखिए, यहाँ पे बारीक जानकारी पर ध्यान देने, यही तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। कह रहा, हालांकि स्वलीनता से जूझते विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्र में चुनौती महसूस करते हैं, फिर भी उनमें समानता बारीक जानकारी पर ध्यान देने का सामर्थ्य होता है। स्वलीनता से जूझते विद्यार्थी प्रभावशाली संप्रेषण सटीक रूप से समझने का सामर्थ्य नहीं होता, उन्हें परेशानी महसूस होती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, स्वलीनता के बारे में भी बताया गया, ये भी देख लीजिए। यह एक विकासात्मक दिव्यांगता है जो अधिकतर बच्चों में देखने को मिलती है। यह सामाजिक संचार एवं व्यवहार से संबंधित चुनौतियों का एक प्रमुख कारण बन जाती है। यह विकास से जुड़ी गंभीर समस्या है जो बातचीत रुकने एवं दूसरे लोगों से जुड़ने की क्षमता को कम कर देती है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने, उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। गुणज वैकल्य, लेखन वैकल्य, वाचन वैकल्य, गति समन्वय वैकल्य। तो यहाँ पे वाचन वैकल्य डिसलेक्सिया की बात की जा रही है। देखिए, डिसलेक्सिया क्या होता है, से विद्यार्थी की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने, उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। यह एक सीखने पढ़ने की समस्या है। इसमें पढ़ना, लिखना, शब्द विन्यास करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मस्तिष्क शब्दों और अक्षरों को मिला देता है। वाचन वैकल्य से ग्रस्त बच्चे अक्सर बोलने और लिखित शब्दों को याद नहीं रख पाते। अतः वाचन वैकल्य एक ऐसी अधिगम अक्षमता है जिसका असर पढ़ने और भाषा को समझने पर पड़ता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा है, दृष्टिबाधित से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाधा बन जाता है। स्पर्शनीय, हस्तलिखित, ऑडियो टेप व्याख्यान, ब्रेल लिपि। तो हस्तलिखित, वो लिखा हुआ नहीं पढ़ पाएंगे, बाकी सब कुछ चीज़ें से पढ़ लेंगे। देखिए, दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में हस्तलिखित नोट्स बाधा बन सकता है, जबकि स्पर्शनीय, चित्र, ऑडियो टेप या व्याख्यान, ब्रेल लिपि या भाषाशील किताबें दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दृष्टिबाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में बड़ी बड़ी छपी पुस्तकें, अध्ययन विषय वस्तु उपयोग में लाई जानी चाहिए। परिवेश में सचित्र किसी भी चीज़ के लिए मौखिककरण व स्पष्टीकरण जोड़ना चाहिए। बहुत सारी स्पर्शनीय सामग्री और उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए और ब्रेल प्रणाली का उपयोग उन्हें पढ़ने लिखने के लिए करने के लिए उन्हें सहजता महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा, अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार से जूझने वाले विद्यार्थी निम्न में से किस गुण की ओर अक्सर दर्शाते हैं। उच्च एकाग्रता, आवेगशीलता, कार्यक्षेत्र में व्यवस्थितता यानी संगठन। देखते हैं हम नेक्स्ट आगे का। देखिए, फिर कह रहा, लंबे समय तक स्थिर रहने की योग्यता। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, आपका आ जाएगा आंसर। अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से जूझने वाले विद्यार्थी कार्यक्षेत्र में व्यवस्थित संगठन के गुण को अक्सर दर्शाते हैं, जबकि उच्च एकाग्रता, आवेगशीलता और लंबे समय तक स्थिर रहने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार ADHD अक्सर बचपन से प्रारंभ होता है, वयस्कता तक बना रहता है। इसमें बच्चों
को किसी एक समय या किसी परेशानी आवेगी व्यवहार को नियंत्रित करने में परेशानी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इसमें कह रहा है सार्थक सीखने के लिए ज्ञान का निर्माण हेतु छात्रों को सक्रिय रूप से पर्याप्त अवसर एवं उदाहरण प्रदान किया जाना चाहिए। सीखना ज्ञान के निष्क्रिय अधिग्रहण की एक प्रक्रिया है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है अभिकथन जो कह रहा है सार्थक रूप से सीखने के लिए छात्रों को सक्रिय रूप से पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। सही है, क्योंकि छात्रों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने पर छात्र सहजता से सीखते हैं, उनमें रुचि जागृत होती है, उनमें अपसारी चिंतन एवं समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दिया जाता है। जबकि कारण जो दिया गया है सीखना ज्ञान के निष्क्रिय अधिग्रहण की प्रक्रिया है, गलत है, क्योंकि सीखना जो है ज्ञान के सक्रिय अधिग्रहण की प्रक्रिया है। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है क्योंकि ज्ञान का निर्माण सीखने वाले के द्वारा स्वयं करके प्राप्त किया जाता है। नंबर 22, इसमें कह रहा है अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। बहुत अमूर्त और जटिल असंबंधित खंडों में प्रस्तुत, या फिर कह रहा है विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होनी चाहिए, या फिर अति आसान और अत्यधिक सरल। देखिए विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होनी चाहिए। कह रहा अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होनी चाहिए। अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु निम्न प्रकार की होनी चाहिए। करके सीखने पर बल देती हो, स्मूर्त और सरल हो, अनुकरण द्वारा सीखना, सहयोग को प्रोत्साहित करके, शिक्षार्थी केंद्रित निरीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना, परिवेश से संबंधित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है। अनुभवात्मक शिक्षा, गैर प्रासंगिक, समावेशी दर्शन, या फिर शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ पे देखिए गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम इसका राइट आंसर होगा। देखिए गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम शैक्षणिक गतिविधियों में शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है। शैक्षणिक उपलब्धियों की सफलता हेतु पाठ्यक्रम को समसामयिक एवं प्रासंगिक बने रहना आवश्यक है। विद्यार्थी बौद्धिक रूप से सजग, नवाचारी, तार्किक एवं नवीन ज्ञान के प्रति आग्रही बना रह सकता है। पाठ्यक्रम ज्ञान की प्राप्ति में सहायक होता है तथा यह विद्यार्थियों को आवश्यक ज्ञान प्रदान करता है। अनुभवात्मक शिक्षा, समावेशी दर्शन, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र आदि कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की सफलता में योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है। स्वपहल अन्वेषण, चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी, खोजी अधिगम, या फिर निष्क्रिय अनुसरण। तो देखिए निष्क्रिय अनुसरण है, यही राइट आंसर होगा। अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निष्क्रिय अधिगम जो है का तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है, जबकि स्वपहल अन्वेषण, चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी, खोजी अधिगम, सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार ये तरीके अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। देखिए ये चीज़ पढ़ लीजिएगा, सामाजिक संरचनावादी उपागम, ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए निम्न में से क्या बढ़ावा देना चाहिए। प्रकार्यात्मक स्थिरता, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, आत्म केंद्रिता। देखिए अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग को बढ़ावा देना चाहिए। विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए अपसारी चिंतन को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। अपसारी चिंतन, जब किसी बच्चे को चिंतन के अनेक अवसर तथा विचारों को विभिन्न दिशाओं में फैलाने के सहज अवसर प्रदान किया जाता है तो उसे अपसारी चिंतन कहते हैं। यह एक ऐसा चिंतन होता है जिसमें बालक एक ही समस्या के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा सोच विचार सहज रूप से करता है। इसमें मुक्तांत वाले प्रश्न शामिल होते हैं। अपसारी चिंतन को सृजनात्मक चिंतन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापिका को किस प्रकार निपटना चाहिए। उन्हें अनदेखा करने चाहिए, ये गलत है बिल्कुल। उन्हें ठीक तरीके से समझा जाना चाहिए, वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं, बिल्कुल सही, यही राइट आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। कह रहा है विद्यार्थी द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाओं से अध्यापक को उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए क्योंकि वे अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती हैं। वैकल्पिक अवधारणाएं छात्रों के सीखने की क्षमता में मध्यस्थता करने में सहायक होती
होती हैं। ये अवधारणाएं अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षक यह पहचान करता है कि मुझे भी चिंतन करने में सक्षम होते हैं तथा उनकी सोच वयस्कों की तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। उन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि वे विद्यार्थियों को सहज रूप से सीखने में महत्वपूर्ण होती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विद्यार्थी निम्न में से क्या महसूस करेंगे यदि वह विश्वास करने लगे कि उनके प्रयासों का कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी जो हैं उनके अंदर क्या होगा, अधिगम अशक्तता असाध्यता आ जाएगी, यानी उनके अंदर अच्छा फील नहीं होगा, निगेटिव टाइप से इनके अंदर आएगा विचार। देखिए विद्यार्थी अधिगम अशक्तता असाध्यता महसूस करेंगे यदि यह विश्वास करने लगें कि उनके प्रयासों का कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह एक ऐसी अवस्था है इसमें विद्यार्थी द्वारा बार बार असफलता या तनावपूर्ण स्थिति का अनुभव करने के पश्चात उत्पन्न होती है तथा विद्यार्थियों को यह विश्वास हो जाता है कि वे स्थिति या परिस्थिति को बदलने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। उदाहरण, यदि कोई विद्यार्थी पढ़ने के बाद भी परीक्षा में नियमित रूप से बार बार खराब प्रदर्शन करता है तो वह यह मानने लग जाता है कि परीक्षा की तैयारी करना अप्रभावी है तथा उसके प्रदर्शन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ज्ञान प्राप्ति के लिए चर्चा में भाग लेना, नगद इनाम जीतने के लिए, सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए या फिर दंड से बचने के लिए। देखिए यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के लिए चर्चा में भाग लेना जो है वो आंतरिक अभिप्रेरणा है, मतलब राइट आंसर है। देखिए ज्ञान प्राप्ति के लिए चर्चा में भाग लेना जो है आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, जबकि नगद इनाम जीतने के लिए चर्चा में भाग लेना, सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए चर्चा में भाग लेना, दंड से बचने के लिए चर्चा में भाग लेना बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण है। आंतरिक अभिप्रेरणा जो खुद से इंटरनल फीलिंग होती है, बच्चों को अपना लक्ष्य एवं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्रेरणा उनके स्वयं के भीतर से आती है, जबकि बाह्य अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंतःकरण से ना आकर बाहरी प्रेरणा आमतौर पर अन्य या बाहरी व्यक्ति द्वारा संचालित होती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसमें कह रहा है एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में से किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए। महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख, या फिर यहाँ पे कह रहा परिहार उन्मुखी प्रदर्शन लक्ष्य। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखिए जल्दी से, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो कह रहा एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए। एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं में निम्न प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए। सीखने के लक्ष्य निर्धारित करने के प्रोत्साहित करना, सक्रिय प्रतिभागियों के रूप में आत्म सुधार कौशल के विकास के लिए, या फिर वार्षिक दृष्टिकोण को अपनाना, दृष्टिकोण केंद्रित क्षमता लक्ष्य, दृष्टिकोण उन्मुखी महारत लक्ष्य। इसमें छात्र दूसरों के सामने असफलता से बचने के लिए चिंतित रहते हैं। विद्यार्थी खराब प्रदर्शन के डर से बाह्य रूप से प्रेरित होते हैं। प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख, इनमें विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा में रुचि रखते हैं और बच्चों का प्रमुख ध्यान दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करने पर होता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्यार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अभिसंज्ञान, चिंतन, सृजनात्मकता, अधीनता उन्मुखी। तो देखिए अधीनता उन्मुखी जो है कौशल, इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों में अधीनता उन्मुखी कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अधीनता उन्मुखी कौशल में विद्यार्थी बगैर सोचे समझे या बिना चिंतन किए कार्य संपादित करता है, जिससे उसमें सृजनात्मकता की अनुपस्थिति देखने को मिलती है तथा विद्यार्थी मानसिक रूप से दब कर रहते हैं। जबकि विद्यार्थी कौशलों को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही साथ अपसारी चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन, प्रश्न पूछने की क्षमता, सहयोग की भावना, सक्रिय सहजता से सीखने के कौशलों को विशेष रूप से बढ़ावा देना चाहिए। इस तरीके से फ्रेंड्स आज के वीडियो में हमने 30 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अच्छे से पढ़ते रहिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।